Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and share the video and comment also and press the bell icon for more updates. तो आज का जो टॉपिक है वो मैं जूस सल्फाइटर के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जूस सल्फाइटर क्या होता है और कैसे इसकी वर्किंग होती है। ठीक है, तो देखिए ये एक फिगर है, देखिए ध्यान से, ये फिगर है, ये ऊपर मोटर लगी हुई है और ये स्टीरियर है और ये वेफल्स हैं। ये धीरे धीरे ये मोटर इस पर रोटेट करेगी तो स्टीरियर भी साथ में वेफल्स जो है वो भी रोटेट करेंगी। ये वेफल्स किस लिए लगाते हैं कि जिससे प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए जूस की। ठीक है, ऐसा नहीं हो अगर ये वेफल्स नहीं लगाएं, जूस नहीं चलाएंगे तो क्या रहेगा, कहीं कहीं पे ज़्यादा आपके जूस में जो इम्प्योरिटीज़ हैं कहीं पे ज़्यादा हो जाएंगी, कहीं पे कम हो जाएंगी, तो प्रॉपर क्या रहेगी, मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से इसमें क्या रहेगा, लाइम जो मिलाएंगे उसकी मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम मिक्सिंग हो पाएगी, तो इससे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखिए जो जूस का इनलेट करते हैं, जो जूस इसमें इनलेट होता है रॉ जूस हीटिंग के बाद में, रॉ जूस जो आता है आपका मिल से, तो जिसका पीएच 5 साढ़े 5 के आसपास रहता है। ठीक है, तो जैसे अगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो वही 5.4 5.5 के अप्रॉक्स में रहता है। तो इसके बाद में रॉ जूस जो आता है उसकी हीटिंग करते हैं, रॉ जूस हीटिंग करते हैं, तो उसमें टेम्परेचर जो जूस का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। मिल से जो 35 डिग्री का टेम्परेचर आता है या 40 डिग्री का टेम्परेचर आता है उसको हम हीट करके 60-70 तक ले जाते हैं। ठीक है, तो अब मिल से 35 या 40 डिग्री का टेम्परेचर कैसे आता है भाई, गन्ने में तो कोई टेम्परेचर है ही नहीं ना, फिर क्या रहता है। देखिए इम्बिबिशन वाटर जो मिलाते हैं हम, जो इम्बिबिशन वाटर का टेम्परेचर रहता है वो रहता है आपका 75 से 80 डिग्री के बीच में रहता है। तो वो क्या करता है, जो गन्ने से जूस निकलता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। ठीक है, लास्ट मील पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, बट धीरे धीरे वो टैंक में जाएगा, टैंक से पंप के थ्रू उसको रॉ जूस जो टैंक है उसमें जाएगा। तो इस प्रोसेस में क्या रहता है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तो 30 से 35 डिग्री बचा रहता है। ठीक है, तो देखिए ये पीएच आया और ये एक लाइन लगा दी जिससे क्या रहेगा, जूस हमारा इन होता रहेगा। ठीक है, और ये मिल्क ऑफ लाइम टैंक है, इसमें क्या रहता है, चूना जो घुला हुआ चूना रहता है, वो 1.2 या 1.3 वॉमी का जो चूना रहता है वो इस टैंक में हम स्टोर करते हैं। इस टैंक से धीरे धीरे चूना लगाते हैं और इसमें ऊपर से जूस लेते हैं और मिक्सिंग होती रहती है। और नीचे से क्या करते हैं, SO2 गैस जो रहती है, हमने वर्नर कैपेसिटी और SO2 जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी वीडियो बना चुके हैं, वहाँ देख लीजिए उसके कैलकुलेशंस। तो नीचे साइड से SO2 गैस और ऊपर साइड से जूस आता है, तो क्या रहता है, इनमें रिएक्शन रहती है। अब देखिए ये करता क्या, इसका वर्किंग क्या रहती है। जो पीएच मिलाते हैं हम, तो यहाँ पे लाइम जो मिलाते हैं वो पीएच को क्या करता है, एकदम इंक्रीज कर देता है, जिसे हम सॉक लाइमिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जो पीएच को क्या करेगा, 5.5 से लेकर 6 के बीच में जो है, ठीक है, तो उस पीएच उसको क्या करेगा, जूस के पीएच को एकदम बढ़ा देगा, 9.5 साढ़े 9 के आसपास बढ़ा देगा। ठीक है, मिल्क ऑफ लाइम मिलाते ही फिर थोड़े टाइम के बाद में तुरंत 2-4 सेकंड या 10-12 सेकंड के बाद में एकदम SO2 लगाते हैं। तो जो SO2 लगाएंगे तो ये क्या करेगा, पीएच को कंट्रोल करेगा। SO2 गैस जब लगाएंगे तो पीएच कंट्रोल हो जाएगा, पीएच थोड़ा डाउन आएगा और पीएच जो जूस का जो पीएच रहेगा सल्फिटेशन के बाद में वो लगभग आपका न्यूट्रल रहेगा। तो 6.99 या 7 तक जो पीएच रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से मैंने वेरी कर रखा है 7.1 से लेकर 7.2 तक। ठीक है, यहाँ से जूस आउटलेट हो जाता है और ये वर्किंग हाइट रहती है, क्योंकि ये इस तरह से वो इतना मान लो जूस भरा हुआ है, यहाँ तक जूस भरा हुआ है, नीचे से गैस लग रही, तो यहीं तक ही वर्क हो पाता है, फिर यहीं रिटर्न आ जाता है। ठीक है, तो जो इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगता है वो आपका 7 से 8 मिनट
और 10 मिनट भी लग सकता है अकॉर्डिंग टू जूस क्वांटिटी। जितनी ज़्यादा जूस क्वांटिटी उसी अकॉर्डिंग मैक्सिमम मान के चलो 7 से 12 मिनट के बीच में इसमें ये रिटेंशन हो जाता है। रिटेंशन टाइम वही होता है जिसमें आपका पीएच मिल्क ऑफ लाइम उसमें मिक्सअप हो जाए और पीएच लग जाए और पूरा जो पीएच है उसका जूस का वो न्यूट्रल आ जाए, वो हमारा रिटेंशन टाइम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी थोड़ी सी थ्योरी आपको दिखाता हूँ। तो थ्योरी देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड एडिशन ऑफ लाइम एंड SO2 इट एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, दस द प्रोसेस कंट्रोल इज द बेटर। यही जो मैं बता रहा हूँ कि इस प्रोसेस में क्या रहेगा, लाइम को एडिशन करेंगे और SO2 को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू जितना हमें एडजस्टमेंट चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए उसी हिसाब से हम इसको मिलाएंगे। ठीक है, ये कंट्रोल क्या रहता है, दिस बेटर कंट्रोल है। फर्स्ट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ लाइम इज एडिड। पहले क्या करेंगे कि हम मिल्क और लाइम की क्वांटिटी ऐड करेंगे जूस में। फिर क्या रहेगा, रेज द pH ऑफ जूस। ये जो लाइम मिलाते हैं ये जूस का pH 9.5 से 10.5 के बीच में इंक्रीज हो जाएगा, शॉक लाइम जिसे बोलते हैं, शॉक लाइमिंग। फिर सडनली SO2 गैस सप्लाइड। फिर तुरंत ही क्या करेंगे, SO2 गैस को सप्लाई किया जाएगा, जिससे क्या रहेगा, pH हमारा न्यूट्रल आ जाएगा, मतलब 6.99 या 7, मतलब ये एक रेंज दिए 7.1 से लेकर 7.2 तक ये pH हमारा जूस का आ जाएगा। ठीक है, अ सर्टन टाइम पीरियड इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन ऑफ SO2 एंड मिल्क ऑफ लाइम टू न्यूट्रलाइज द pH। जब मिल्क ऑफ लाइम और SO2 मिक्स करेंगे तो इसमें रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद में जो जूस है वो न्यूट्रल हो जाएगा। इस टाइम को हम क्या कहते हैं, रिटेंशन टाइम करते हैं, जो क्या करेगा, वेरी करेगा 7 to 10 मिनट, डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ जूस। ठीक है, ये वेरी करेगा। इसके बाद में आगे देखिए इफ़ेक्ट क्या रहता है, इफ़ेक्ट ऑफ लाइम ऑन जूस। ठीक है, लाइम का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है जूस पे। ठीक है, लाइम इज एडिड इन द जूस एंड फ्री ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन द जूस फ्रॉम कैल्शियम ऑर्गेनिक एंड एसिड एंड प्रेसिपिटेट डाउन। कहने का मतलब जब हम मिल्क ऑफ लाइम को मिलाते हैं तो जूस में कुछ एसिड्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, चूने के साथ में रिएक्शन करते हैं और उन ऑर्गेनिक जो जैसे गंदगी जिसे बोलते हैं उसे, या इम्प्योरिटीज़ होते हैं उसके साथ में रिएक्शन करके और इसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाएंगी, जूस अलग हो जाएगा। इसके बाद में कंटिन्यूस एडिशन ऑफ द लाइम प्रेसिपिटेटेड द फास्फोरिक P2O5। अब ठीक है, और विच फाउंड इन द जूस एंड फॉर्म कैल्शियम फास्फोरिक एसिड। ठीक है, अब देखिए P2O5 और CaOH का होल ट्वाइज, इसको जब हम रिएक्शन कराएंगे तो आपके CaPO4 का होल ट्वाइज प्लस H2O बनेगा, वाटर अलग हो जाएगा। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या करें, लाइम कंबाइन द पैक्टनिक एंड फॉर्म सोलूबल एंड इनसोलूबल सब्सटेंस। ठीक है, तीसरा समझ में आ गया कि लाइम क्या करेगा, कंबाइन होगा किसके साथ में, पैक्टिन्स के साथ में, और सोलूबल और इनसोलूबल सब्सटेंस फॉर्म करेगा। तो 3 होगा, 1 2 3 होगा। इसके बाद देखिए चौथा इफेक्ट, देखिए इसके बाद है कि जो लाइम प्रेसिपिटेट करता है नाइट्रोजस सब्सटेंस को, जो क्या करते हैं हमारे जूस के अंदर ही ऑलरेडी होते हैं, जूस के अंदर जो नाइट्रोजन सब्सटेंस रहते हैं उनसे कंबाइन करके लाइम इसको प्रेसिपिटेट करता है, किसकी फॉर्म में, अमीनो एसिड की फॉर्म में। ठीक है, पांचवा क्या है, लाइम एडिशन फॉर्म सैकराइड्स कंपाउंड। अब लाइम एडिशन करेंगे तो सैकराइड्स कंपाउंड्स बनेंगे। तो देखिए पहला जो बनता है इसकी रिएक्शन है, पहला जो बनता है कैल्शियम मोनोसैकराइड्स, ये C12H22O11 एंड इंटू CO2। दूसरा बनता है कैल्शियम डाइसैकराइड्स, डाई में 2 कर दीजिए। तीसरा ट्राईसैकराइड्स, ट्राई में 3 कर दीजिए। ये जो ऊपर के दोनों हैं मोनोसैकराइड एंड डाइसैकराइड्स, ये क्या करते हैं, वाटर में सोलूबल्स होते हैं, लेकिन जो ट्राईसैकराइड्स होता है वो पार्सली सोलूबल्स इन जूस। ये तीसरा क्या रहता है कि पार्सली सोलूबल्स रहता है जूस में। ठीक है, अब छठा क्या है कि लाइम कंबाइन विद कलरिंग एजेंट ऑफ जूस लाइक क्लोरोफाइल
एंड एंथोसाइनिन। तो ये लाइक कंबाइंस विद कलरिंग एजेंट जो जूस में होते हैं। जैसे जूस में कलरिंग एजेंट आते कहाँ से हैं? जो जूस में हरी पत्तियाँ होती है उसमें कलर होता है, ठीक है, उसमें कलर कंपाउंड्स होते हैं, तो लाइम उनके साथ में भी क्या आता है, कंबाइन करता है, ठीक है। तो ये तो इफ़ेक्ट हो गए।